हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको डेट शीट मिल चुकी होगी, आपके जो मिड टर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं 13 से। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आपको आपका जो सिलेबस है वो किस तरह का रहने वाला है, पैटर्न आपका एग्ज़ाम का क्या रहेगा और किस तरह से आप जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। तो इसमें हम दोनों बुक्स की भी बात करेंगे, 203, 204, जिनका माइनर हिस्ट्री है और जिनका मेजर हिस्ट्री है, उनके जो दूसरे कोर्स है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं और यही आपके एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स है वो रहने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो इस टाइप का आपका पैटर्न रहने वाला है, जिसमें ये है आपका ये टाइटल आ गया, पार्ट ए रहेगा। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने जब आप करेंगे इसको, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो सेकेंड ईयर में भी हो जाते हैं लेकिन वो गलती करते हैं। तो आपने एज इट इज़ जिस भी पार्ट को आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके जो सब पार्ट है आपने उसको साथ में करना है। ये मैं बहुत बार आपको क्लास में भी बताता हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। पार्ट 1 डाला, ए डाला आपने और क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी जो सब पार्ट है इसमें से 8 क्वेश्चन आप पूछेंगे आपसे। हो सकता है 5 ही पूछें, 8 में से आपको कितने करने हैं, 5, एक नंबर का एक रहेगा। एक एक लाइन में आपका हो जाता है, तो 5 लाइनें आप जो है वो उसको छोड़ सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है ना। तो मान लो आप 5 कर रहे हैं पहले पे, तो 5 ही आपने लिखना है। 5 के बाद फिर आपको सेकंड एक कर रहे हैं तो इसमें एक ही डालना है। ये नहीं कि आपने अपना सीक्वेंस डालना, जो यहाँ पे डाला है एज इट इज़ वही डालना है और एक साथ करने हैं सब पार्ट। तो ये रहेंगे 8 में से 5 करने। फिर पार्ट बी है, पार्ट बी में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कमेंट्स टाइप में। यहाँ पे मान लो आपसे पूछ लिया कि द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के बारे में बताइए, या आंग्ला मैसूर युद्ध के बारे में बताइए, या प्लासी की बैटल के बारे में बताइए, या जो है आप जो है बक्सर के युद्ध के बारे में बताइए, है ना। तो इस तरह से, या स्थायी बंदोबस्त, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपने सिर्फ 100 वर्ड से लेकर 200 वर्ड के बीच में, मतलब एक पेज में आपने इसका आंसर देना है और इनको भी आपने एक साथ ही करना है, बीच में इनको नहीं घुसाना है। फिर पार्ट सी है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन। इसमें से बड़ा क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है ये। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, है ना। तो ये 1, 2 और 3, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे बड़े वाले, उसमें से आपने एक करना है, ठीक है। और दूसरा आपने बात ये ध्यान रखनी है, ये सबको मैं बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना रोल नंबर नहीं लिखते। इवन कि पूरा का पूरा ये लिखेंगे लेकिन ये खाली छोड़ देंगे रोल नंबर वाला पैटर्न। इवन कि क्लास रोल नंबर भी नहीं लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे चाहे कॉलम बना है क्लास रोल नंबर का, यूनिवर्सिटी रोल नंबर का, है ना, चाहे नहीं बना है, हो सकता है आपका एक ही कॉलम हो यहाँ पे जिसमें कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर का हो या क्लास रोल नंबर का, लेकिन आपने अपने दोनों के दोनों रोल नंबर लिखने हैं, क्लास रोल नंबर भी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर की। ये जो पर्टिकुलर है, अगर नहीं भी होंगे तो इसका कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपका क्लास रोल नंबर या यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं होगा तो आपकी असेसमेंट नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो असेसमेंट है वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर से ही जाती है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर के साथ कई बार हो सकता है कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी अपना गलत लिखते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिल चुके हैं। तो वो जब गलत लिखते हैं तो फिर कई बार क्लास रोल नंबर से हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो दोनों रोल नंबर आपने घर से ही लिख के लाने हैं, अगर आपको याद नहीं रहते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लासेस में नहीं आते हैं। तो इस तरह से आपने, मान लो आपका क्लास रोल नंबर है 22-0-23, तो 22 लिख लिया आपने क्लास रोल नंबर। अगर कॉलम नहीं भी बना हुआ तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्लास रोल नंबर और आपने ये लिख दिया, है ना। और फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर का तो बना होगा एक, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर, जैसे वर्ड में लिखा, और वर्ड के बाद जो है वो आपने शब्दों फिगर में भी लिखना और वर्ड में भी लिखना। तो वर्ड में क्या लिखा है, जैसे ये है 117, इस तरह से नहीं लिखना, 11,070 या इस तरह से नहीं, जो आपकी डिजिट है उसी तरह से लिखना है। ये आपको पता होगा क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बाकी पार्टिकुलर आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ताकि सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आएंगे, फिर एक एक को मुझे बताना पड़ेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो ग्रुप में है और जो नहीं है उनको, उनके साथ भी आप शेयर जो है वो कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपने जो है वो यहाँ पे करना है, ये जो दिल्ली सल्तनत वाला पूरा का पूरा, है ना, तुगलक खिलजी तक आपने करना है। और लास्ट आपने, मतलब पहला यूनिट आप पूरा कर लीजिए विजयनगर और बहमनी एम्पायर तक। तो इसमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार किस तरह से हुआ, या आपको आ सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवन और सफलताएं,
या आपको आ सकता है क्वेश्चन से इसमें कि क्वेश्चन पूछ सकते कि इल्तुतमिश को जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। फिर है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति पूछ सकते हैं, या अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। ये जस्ट मैं आइडिया बता रहा हूँ, खिलजी वाला आपने पूरा कर लेना है। मोहम्मद बिन तुगलक का आपने कर लेना है, मोहम्मद बिन तुगलक के हो सकता है हवाई योजनाएं। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार आपसे पूछे जा सकते हैं, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस तरह से हुई उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला यूनिट जो है आपसे पूरा का पूरा आपने इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें कोई भी चॉइस आपके पास नहीं है। तो ये पहला फर्स्ट आपका 203 हो गया। अब हम 204 पे बात करते हैं। तो इसमें से मैं आपको वही टॉपिक उस तरह से चैप्टर डालूंगा ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो काम आ सके। तो पहला आपको मैं चैप्टर डाल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 आपने कर लेना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो है वो स्वतंत्र राज्यों का उदय किस तरह से हुआ। जैसे बंगाल आ जाएगा, उसमें पलासी आ जाएगा, बक्सर आ जाएगा, अवध का स्टेट और हैदराबाद, 3 जो मुख्य राज्य है उनका इमर्ज किस तरह से हुआ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगला एम्पायर। तो ये आपने पूरा कर लेना है। और इसी में फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनियल पावर। तो इसमें आपने कर लेना है, एक तो आपका आ गया स्थायी बंदोबस्त, साहिक संधि, पलासी का बैटल, बक्सर का बैटल, उसके कारण उसके प्रभाव क्या क्या पड़े, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपने कि औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना किस तरह से हुई। शॉर्ट जो क्वेश्चन है आपको 1 नंबर के, वो पूरा का पूरा जो आपको आज तक करवाया है 1857 तक, या जहाँ तक भी आपको करवाया गया है, गांधीयन मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ तक आपको 1 नंबर के कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो 2.5 नंबर के हैं और 5 नंबर का है वो आपका इसी में से रहेगा, है ना। तो 2 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के इसको आपने कर लेना है। और फर्स्ट यूनिट का ही 4th चैप्टर आपने करना है, 1857 के विद्रोह के कारण, प्रभाव और उसके परिणाम क्या निकले। ये आपका यहाँ से हो गया फर्स्ट यूनिट, सॉरी, है ना। ये है आपका 3rd यूनिट में है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव पड़े। शॉर्ट में आपसे आ सकता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। 2nd यूनिट का जो है राजस्व और कृषि और उद्योग, कृषि का वाणिज्यकरण क्या था, है ना। तो ये आपने 2nd यूनिट का जो 5th चैप्टर कर लेना है। 1857 आपने पूरा कर लेना है ना। इसके कारण, प्रभाव और क्या थे, और राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आ सकते हैं, उसके उद्देश्य आ सकते हैं और इसके क्या क्या कारण थे। तो यहाँ से आपने टॉपिक नंबर 10 कर लेना है ना। तो फर्स्ट यूनिट के 1st, 2nd इसको आप यहाँ पे 4th को छोड़ दीजिए, है ना। 1st और 2nd, 3rd यूनिट में से जो है आप कर सकते हैं यूनिट नंबर 2nd का 5th टॉपिक और यूनिट नंबर 3rd का 1857 8th और 10th टॉपिक जो है वो आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ से आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका 213। अब 213 का मैं आपको बता देता हूँ, हिस्टोरिकल टूरिज्म। इसका यूनिट नंबर 2nd और 3rd आपने करना है। यूनिट नंबर 2nd और 3rd ये पूरा कर लेना है। यूनिट नंबर 2nd और 3rd का खासकर जो चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 5 है ना, और 6 और 7। तो इसमें स्तूप स्थापत्य कला क्या थी, या हिंदू इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर क्या था, उसके में फोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, पैलेस के बारे में पूछ सकते हैं, मॉस्क्यूज के बारे में पूछ सकते हैं, या भारत की प्रमुख मंदिर कला शैलियाँ कौन सी है, या हिमाचल में जो वास्तुकला शैली है उसकी क्या विशेषताएं हैं, चंबा की वास्तुकला शैली की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो 7th चैप्टर जो है आपका 2nd और 3rd यूनिट है ना। तो इस पे आपने जो 2nd और 3rd यूनिट जो है वो तैयार कर देना है 213 का। अब हम चलते हैं 215 पे। 215 की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले 1 नंबर का आपको कहीं से भी आ सकता है, और बाकी जो 5 नंबर और 2.5 के हैं उसमें आपने एक तो ये कर लेना है पुरातत्व शास्त्र क्या है
और इसके विकास, उद्भव और ऑरिजिन्स और एवोल्यूशंस भारत में जो है वो किस तरह से हुआ, भारत में पुरातत्व का जो है वो विकास किस तरह से हुआ। शॉर्ट में जो 2.5 के हैं उसमें आपने देख लेना कि भारत की जो पुरातात्विक संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है भारत में, उसको आपने कर लेना है। फिर आप जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आप कर लीजिए और उसकी प्रिजर्वेशन कैसे की जाती है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत और उनका रखरखाव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट। और इसका जो है एक तो डॉक्यूमेंटेशन आप कर लीजिए कि दस्तावेजीकरण कैसे किया जाता है और रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या है। तो यहाँ से आप इस तरह से टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 में। इसमें आपने मुद्रा शास्त्र के बारे में करना है। अभी हमने रिसेंट ही टॉपिक डिस्कस किया था, मुद्रा शास्त्र क्या है और इसका मतलब ऐतिहासिक महत्व क्या है, सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, मैंने आपको ये करवाया हुआ है। और इसके बाद आप जो है वो सर्वेक्षण कर लीजिए कि सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हमने खोजना है तो, है ना। तो ये आपका हो गया 1, 2, 3, 6, 8 और 13। तो इस तरह से आप जो है वो इसको, इन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में से सिलेक्टेड टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है ना। यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंटेशंस का कर लिया, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस क्या है और रिपोर्ट राइटिंग कैसे तैयार की जाती है और सर्वेक्षणस का क्या महत्व है, उसको कैसे किया जाता है। इस तरह से आप जो है वो इसको तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा और क्लास में जैसे हमें टाइम मिलेगा हम इसको क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।